तो सत्ता में आज हम अपने न्यूज मित्रों को भारतवर्ष के ऐसे इलाके के बारे में बताने जा रहे हैं जो कश्मीर और केरल से भी ज्यादा खतरनाक है। तो आज हम आपको जिस जिहादगंज के बारे में बताने और दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप कश्मीर फाइल्स को भी भूल जाएंगे और केरल स्टोरी भी, क्योंकि जो आज तक कश्मीर में नहीं हुआ, जो आज तक केरल में नहीं हुआ, वो इस जिहादगंज में देखने को मिलेगा। तो आज अपनी राय आप #जिहादगंज पर जरूर देंगे और हम आपको बताएंगे कि आखिर इस जिहादगंज में चल क्या रहा है। तो जैसा कि हम पहले आपसे कह रहे थे कि जो चीजें कश्मीर में देखने को नहीं मिली वो चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। जिहादगंज के बारे में बताने और दिखाने से पहले हम जो बातें आपसे कह रहे हैं उसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। कश्मीर फाइल्स को आप भूल जाएंगे, केरल स्टोरी को आप भूल जाएंगे, क्योंकि जो आज तक कश्मीर में नहीं हुआ, जो केरल में नहीं हुआ, वो सब कुछ हिंदुस्तान के इस इलाके में हो रहा है। इस खबर में हिंदू मुसलमान नहीं है, साक्षी और साहिल खान नहीं है, वो लव जिहाद नहीं है जिसके बारे में आप सुबह से तमाम टीवी चैनल्स पर बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और डिबेट्स देख रहे हैं, बल्कि ये खबर हमारे देश और उसकी आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपना जो हम # चला रहे हैं इस वक्त #जिहादगंज, उस पर इस खबर को देखते हुए ट्वीट जरूर कीजिएगा। आज हम आपको अपने देश में मौजूद एक ऐसे इलाके के बारे में बताने जा रहे हैं जहां जिहाद की सारी परिभाषाएं पीछे छूट जाती हैं और आप इसे जिहाद की फैक्ट्री भी कह सकते हैं। आज इसी जिहाद फैक्ट्री के ताले हम सत्ता में खोलने जा रहे हैं। ये खबर वैसे तो बांग्लादेश बॉर्डर से सटे झारखंड के संथाल परगना की है, लेकिन असल में ये खबर किसी शहर, किसी ब्लॉक या किसी मोहल्ले की नहीं है, बल्कि देश के किसी भी हिस्से की हो सकती है और मुमकिन है ये सब कुछ आपके आसपास भी हो रहा हो। इसलिए इस खबर को बहुत ध्यान से देखना जरूरी है। आज हमने झारखंड के इस हिस्से को जिहादगंज का नाम दिया है और हम आपको उस जिहादगंज की टूल किट भी दिखाते हैं जहां देश की सुरक्षा पर आघात करने वाली ऐसी साजिश हो रही है जो बहुत बड़ी और बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस टूल किट का पहला टूल है आबादी बदलो, जिसमें हम आपको समझाएंगे बांग्लादेश से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद भारत के एक इलाके को कैसे ग्रेटर बांग्लादेश या बांग्लादेश एक्सटेंशन बनाया जा रहा है। मूल आदिवासी आबादी घट रही है और मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ रही है। इस टूल किट का दूसरा हिस्सा है दुल्हन बनाओ, कैसे बांग्लादेश से आने वाले बड़े मियां शाहरुख, अरमान और शाहिद जैसे कई घुसपैठिए यहां की स्थानीय लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं और इलाके में अपनी जड़ें जमाने के लिए उनसे शादी कर लेते हैं। तीसरा टूल है जमाई बनो। संथाल परगना के 6 जिलों में जमाई टोला मौजूद है जहां वो लोग रहते हैं जो साजिश के तहत हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं और फिर उन्हीं के घर में जमाई बन जाते हैं। अगला टूल है जिसमें हम आपको समझाएंगे कि कैसे एक लड़की से शादी के बाद परत दर परत सिस्टम को हाईजैक कर लिया जाता है और फिर उसी सिस्टम में बैठकर फेक आधार कार्ड की फैक्ट्री चलाई जाती है जहां रातों रात घुसपैठियों पर फर्जी सरकारी ठप्पा भी लगा दिया जाता है। जो लड़की शादी के लिए मान जाती है वो जिंदा रहती है, लेकिन जो भी इसके खिलाफ मुंह खोलती है कैसे उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, यह खुलासा भी दिल दहलाने वाला है। इस टूल किट का एक अहम हिस्सा है लड़कियों से शादी करने के लिए उसके बाद उनकी जमीन और जायदाद पर कब्जा कर लेना। इसे भी डिटेल में आपको हम बताएंगे। इतना ही नहीं, भारत में झारखंड के आदिवासी इलाकों में बसाए जा रहे बांग्लादेश एक्सटेंशन में सामान्य स्कूलों को उर्दू स्कूलों में बदला जा रहा है जहां छुट्टी रविवार को नहीं बल्कि शुक्रवार को होती है। और सारे टूल्स का इस्तेमाल करने के बाद हर तरीके का साम दाम दंड भेद अपनाकर सिस्टम पर कब्जा करने की कोशिश होती है और इलाके की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को हासिल कर लिया जाता है। और इस सब का नतीजा ये कि झारखंड के संथाल परगना में जो नारायणपुर है वहां कोई नारायण नहीं बल्कि नावेद रहता है और जो सीतापुर है वहां कोई सीता नहीं बल्कि शमीमा में रहती है। तो चलिए अब हम आपको जिहादगंज के अंदर लेकर चलते हैं और यहां के सीक्रेट ताले खोलते हैं। तो जिस इलाके को आज हम जिहादगंज कह रहे हैं इसकी शुरुआत हुई 1980 के दशक से। बांग्लादेश की आज़ादी के बाद वहां के हालात खराब थे, भूखमरी थी, इसलिए धीरे धीरे वहां से मुस्लिम आबादी अवैध तरीके से भारत आने लगी। पहले इन लोगों ने पश्चिम बंगाल को चुना और फिर 1980 के आखिरी वर्षों में ये झारखंड के उन इलाकों में जाकर बसने लगे जो बांग्लादेश के बॉर्डर के करीब था और जहां आदिवासी ज्यादा थे।
आदिवासी इलाका क्यों चुना ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि इन्होंने झारखंड के पूरे इलाके में डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कैसे शुरू की। एक बार इन इलाकों को देखिए। यह है झारखंड का संथाल परगना इलाका। यहां से बांग्लादेश की सीमा ज्यादा दूर नहीं है। पहले ये 6 जिले देखिए जो अवैध बांग्लादेशियों के निशाने पर हैं। ये जिले हैं साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा। इन जगहों से बांग्लादेश बॉर्डर 50 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर की दूरी पर है। बांग्लादेश से इन इलाकों में घुसना इनके लिए महज 2 से 3 घंटे का मामला है। सीमावर्ती राज्य होने के कारण लोगों की बोलचाल और वेशभूषा में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इसकी वजह से इन इलाकों में ये लोग बहुत ही आसानी से बस जाते हैं। अवैध बांग्लादेशियों के संथाल परगना में बसने का पहला खुलासा 1990 के दशक में तब हुआ जब बीजेपी नेता अनंत ओझा ने वोटर लिस्ट से करीब 7,500 अवैध बांग्लादेशियों के नाम कटवाए। उस समय झारखंड बिहार का हिस्सा था। हाईकोर्ट में यह मामला गया, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की जांच के बाद से ये नाम को हटा दिया गया। कोर्ट ने पुलिस से इन अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजने के लिए कहा, लेकिन पुलिस उन्हें वापस भेजने में नाकाम रही। कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन भी हुआ, लेकिन एक बार भारत में घुस चुके इन बांग्लादेशियों को वापस नहीं भेजा जा सका। झारखंड में बदलती डेमोग्राफी पर टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर कुमार कुंदन ने इन्वेस्टिगेशन शुरुआत की और इस सिलसिले में राजमहल विधानसभा के विधायक से बात की तो उन्होंने कई डिटेल हमें दिए और बताया कि कैसे इस पूरे इलाके में बहुत तेजी से एक धर्म विशेष की आबादी बढ़ी है। हालांकि सत्ता पक्ष के विधायक कह रहे हैं कि अगर डेमोग्राफी बदल रही है तो इसकी जांच होनी चाहिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सर एक बात बताइए कि किस तरीके से ये जो पॉपुलेशन चेंजेस देखने को आप लोगों को मिला है, ये इसका आधार क्या है और कितना बदलाव देखने को मिला है? नहीं, देखिए यह 90 के दशक से लगातार इस क्षेत्र विशेष में, विशेष करके एकीकृत साहिबगंज जिला है जहाँ की डेमोग्राफी बहुत तेज़ी से बदली है। और साहिबगंज जिला तो इसका जीवंत प्रमाण है कि 90 के दशक में जब हम लोगों ने आंदोलन खड़ा किया और उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप उस समय 7,900 से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम प्रशासन ने काटने का काम किया था, मतदाता सूची से नाम काटा था। ऐसे प्रखंडों में तो 200 गुना 300 गुना तक की डेमोग्राफी बदली है, जबकि वहीं पर आदिवासी जनसंख्या लगातार घटते रही है, हिंदू जनसंख्या लगातार घटते रही है। तो यह प्राकृतिक नहीं है, यह उन बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा योजनाबद्ध तरीका से इस क्षेत्र की डेमोग्राफी को बदलने का काम किया गया है। पाकुड़ इलाके में बांग्लादेशी कब से आ रहे हैं? बांग्लादेशी तो हमको जहाँ तक लग रहा है 1980 के पहले से ही आ रहे हैं। हम लोग उस समय कॉलेज में थे और 1986 में एबीवीपी में थे हम, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो उस समय से बांग्लादेशियों का यानी एक बाढ़ सा यहाँ पाकुड़ जिला में और साहिबगंज जिला में एक बाढ़ सा यहाँ आ रहा था। प्रतिदिन हमको लगता है 200, 250, 300 बांग्लादेशी या तो स्टेशन से बस स्टैंड के पास आसपास के गांव में देखे जा रहे थे। तो अवैध बांग्लादेशियों के संथाल परगना में बसने की वजह से पिछले कुछ वर्षों में डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1971 के झारखंड के 6 जिलों में मुस्लिम आबादी सिर्फ 8% थी, अब यह बढ़कर 27% हो गई है। साहिबगंज और पाकुड़ में मुस्लिम आबादी सबसे तेजी से बढ़ी है। यहां करीब 38% तक मुस्लिम आबादी है। ये दोनों जिले बांग्लादेश बॉर्डर से मात्र 50 से 70 किलोमीटर की दूरी पर। साहिबगंज में एक ब्लॉक है बरहरवा। 1971 में यहां मुस्लिम आबादी सिर्फ 8% थी, अभी यहां 55% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। अवैध बांग्लादेशियों के कारण मुस्लिमों की आबादी यहां बहुत तेजी से बढ़ रही है। कई मोहल्ले ऐसे हैं जिनका नाम तो सीतापुर और नारायणपुर है, लेकिन वहां ना कोई सीता रहती है ना कोई नारायण। वहां अब सिर्फ शमीमा और नावेद ही मिलते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम आबादी ही मिलती है। वो इलाका हिंदुस्तान का है, वहां सत्ता हिंदुस्तान की है, अधिकारी हिंदुस्तान के हैं, एक एक इंच जमीन हिंदुस्तान की है, लेकिन साजिश बांग्लादेशियों की है। इस साजिश को अंजाम देने के लिए जो तरीका वो अपनाते हैं, जो हथकंडा अपनाते हैं, वो बड़ा ही शातिराना है। इस मॉडल के तहत आदिवासी इलाकों में पैठ बनाने की कोशिश होती है। इसकी पहली सीढ़ी है आदिवासी लड़कियों को फंसाकर उनका शोषण करना, फिर शादी करके अपनी आबादी का विस्तार करने का मॉडल। बांग्लादेशी घुसपैठिए भोली भाली आदिवासी लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते हैं, उनके भोलेपन और उनकी मासूमियत का फायदा उठाते हैं, उसके बाद लव जिहाद करते हैं। संथाल परगना के अलग अलग जिलों में दुल्हन बनाने का सपना दिखाकर जिहाद करने वाली कहानी
चौंकाने वाली है। सबसे पहले हिंदू आदिवासी लड़की मंगली पहाड़िया के बड़े मियां के संपर्क में आने वाली कहानी को जानिए। ऐसी कई केस स्टडीज हैं जिन्हें टीवी9 भारतवर्ष की टीम ने डिकोड किया है। आज से करीब 3 साल पहले मुस्लिम शख्स बड़े मियां ने झारखंड की हिंदू आदिवासी लड़की मंगली पहाड़िया से दोस्ती की। एक फैक्ट्री में काम के दौरान दोनों की मुलाकात हुई। बड़े मियां ने रीति रिवाज के साथ मंगली पहाड़िया से शादी भी की। 1 साल पहले बड़े मियां मंगली पहाड़िया और बच्चे को छोड़कर फरार हो गया। साजिश के पूरे जाल को समझिए। पहले एक आदिवासी गरीब लड़की को सपने दिखाए, फैक्ट्री में काम दिलाया, उसके बाद चिकनी चुपड़ी बातों से उसका ब्रेन वॉश किया, उसके बाद शादी के बहाने उसका शोषण किया, फिर छोड़ दिया। आप दुमका की पीड़िता की बात सुनिए और समझिए कि वहां हो क्या रहा है। क्या काम करता था वो? ठेकेदार काम करता है। ठेकेदार? हाँ। तो क्या बोला, आपको शादी करेंगे? हाँ, बोला शादी करेंगे, तुमको बढ़िया से देखभाल करेंगे। हाँ। बोल के ऐसे शादी करके छोड़ दिया। तो शादी किया आपसे? हाँ। अच्छा, हिंदू रीति से किया या मुस्लिम रीति से किया? मुस्लिम है वो। अच्छा, मुस्लिम है वो। हाँ। उसी रीति से शादी किया आपसे और फिर छोड़ दिया आपने? हाँ। अच्छा, तो फिर वहां से कैसे आए फिर यहाँ? नहीं, यहाँ आके छोड़ दिया है। अच्छा, फिर आया नहीं वापस? हाँ। अभी कहाँ है पता है कुछ? वो घर में है अभी। घर में मतलब? मालदा में है। अच्छा, बात करता है आपसे? नहीं। नहीं बात करता है। आप कभी घर गए उसके? नहीं लेके गया है, नहीं गए हैं। कभी घर लेके नहीं गया? हाँ। और भी लड़कियों के साथ ऐसे ही करते हैं? हाँ, यही करता है और भी लड़की है। ये कहानी किसी एक शहर की नहीं है, किसी एक आदिवासी लड़की की नहीं है। अगली कहानी और भी खतरनाक और चौंकाने वाली है। इनका नेटवर्क सड़क से सोशल मीडिया तक है। एक और पीड़िता के दर्द के जरिए दुल्हन जिहाद वाली साजिश का एक और परत अब हम खोलते हैं। ये कहानी दुमका की राजबंद की रहने वाली जयंती मंडल की है, जिसे शाहिद नाम के शख्स ने धोखा दिया। आरोपों के मुताबिक शाहिद ने खुद को हिंदू बताकर जयंती मंडल से ऑनलाइन दोस्ती की। उसके बाद शाहिद जयंती को लेकर त्रिपुरा चला गया। शाहिद और जयंती का एक बच्चा भी हुआ। बच्चा होने के बाद शाहिद ने जयंती को छोड़ दिया। आज भी जयंती मंडल शाहिद के इंतजार में है। ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। मोबाइल पर लाइक, सब्सक्राइब और रील के नाम पर मजहबी खेल चल रहा है। सोशल मीडिया के जरिए साजिशें रची जा रही हैं। ऐसे लाइक वीडियोस आए थे, मोबाइल के लाइक वीडियोस आए थे। अच्छा, और मोबाइल के जरिए आप उसके संपर्क में? जी हाँ। तो पहले अपने आप को उसने हिंदू बताया आपको? जी हाँ। क्या नाम बताया उसने अपना? साहिद साहनी बताया गया था। आधार कार्ड अभी जारी है मेरे पास। अच्छा, तो आधार कार्ड में उसने अपना नाम साहिद साहनी बताया? जी हाँ। फिर आप कहाँ मिले उनसे? उनसे मिले थे पहली बार रामपुर हाट में। रामपुर हाट में? जी हाँ, यहाँ पे ही रहते थे अपने मायके में, राजबंद। अच्छा, आप रहती थी मायके में। और लड़के ने फिर आपको कहाँ बुलाया? लड़के ने कहीं बुलाया नहीं था। जब एक बाबू हुआ 1 महीने का, तब गए थे हम लोग अपना त्रिपुरा घूमने। बट वो नहीं आया? जी हाँ, आया था, रहा, फिर 1 साल के बाद गया है। चला गया, उसके बाद से फिर अब नहीं आ रहा है? नहीं आया, गाँव वाले के चलते से नहीं आया है। आपको बाद में पता चला कि वो मुस्लिम है? जी हाँ, मेरे को अभी तक मुस्लिम का कोई पता नहीं चला है सर। जो गांव वाला बोल रहा है वही सुन रही हूँ। अभी तक मुझे कोई पता नहीं चला। अच्छा, शाहिद उसने अपना नाम रखा हुआ? जी हाँ, शाहिद साहनी। इस तरह की घटनाएं क्या इधर आम हो चली है या फिर पहले खुद नहीं होती थी? यहाँ पर करीब करीब हो चला है कि 5-6 साल से ये बहुत ज़्यादा जो है होने चला है। नहीं तो उससे पहले तो ये सब चीज़ नहीं जानते थे। कहीं बाहरी लोग आते थे, जैसे कि कोई अगर अच्छा सा अगर स्मार्ट हो करके आते तो उसको देख करके पहाड़िया लोगों ने, आदिवासी लोगों ने भाग जाते थे। लेकिन धीरे धीरे उसको ऐसा सिखा दिया कि मतलब किसी ने अगर आते हैं तो आने के बाद किसी पहाड़िया लड़की को देख करके उसको जो सूरत दिखता है तो उसको क्या करते हैं कि तुरंत उसको प्रलोभन दे करके जो है, अगर कोशिश वो लोग करते हैं कि ज़बरदस्ती उसको जो है कर करके जो है उसको कहीं ले जाने का ही वो लोग प्लान सेट कर लेते हैं और उसको ले जाते हैं और उसको फिर बीच रास्ता में बर्बाद करके जो है उसको फिर छोड़ दिया जाता है। तो लव जिहाद का एक बहुत जालिम चेहरा भी है। और ये बताएं उससे पहले एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि हम जिहादगंज नाम का एक हैशटैग इस वक्त आपके सामने लेकर आए हैं। आप अगर इस पूरी खबर को देख रहे हैं तो अपनी राय इस हैशटैग के जरिए जरूर रखिए। तो जिस जालिम चेहरे की मैं बात कर रहा हूं उसमें क्रूरता है, वहशीपन है, हैवानियत है। ये कहानी भी झारखंड के उसी इलाके की है जहां बदलती डेमोग्राफी के आरोपों पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।
आज से करीब 5 महीने पहले झारखंड के साहिबगंज जिले के बोरियो थाना इलाके में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। 25 साल के दिलदार अंसारी ने अपनी पत्नी रेबिका पहाड़िया की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद रेबिका पहाड़िया के 50 टुकड़े कर दिए। हत्या के बाद उसके शव के कटर से टुकड़े किए। बताया जा रहा है कि दिलदार अंसारी ने पहले रेबिका पहाड़िया को प्रेम जाल में फंसाया, जिसके बाद उसने उसकी जान ले ली। अपनी बेटी को खो चुके एक पिता का जख्म आज भी हरा है। TV9 भारतवर्ष के कैमरे के सामने रेबिका पहाड़िया के पिता ने बताया कि कैसे उनकी बेटी को प्रेम जाल में फंसाकर मौत के घाट उतार दिया गया। क्रूरता का ये मॉडल आदिवासी महिलाओं के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। जब महिलाएं घुसपैठियों के काबू में नहीं आती तो उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था, आप एक बार जरा बताएं। मेरा बेटी का वो लड़का जो दिलदार अंसारी जो प्यार करता था, रुबिका बताई कि हमको शादी करना नहीं बताई थे। अच्छा, नहीं, वो घर से भाग गई थी? घर से भाग नहीं गए थे। वो लड़का जो हम लोग मार्केट जाते हैं ना बुर्गियो, तो उसी समय वो पैसा का लालच में वो लड़की गया होगा, तो उसी को कहाँ लेके रखा, बुर्गियो संथाली टोला में रखा। वो 16 तारीख को 7 बजे दिलदार फोन किया आपका लड़की ना पता नहीं है घर में, कहीं गया। हम थाना में जानकारी जो दिए खोजने के लिए, वो लोग मरा, दिलदार बताया। पुलिस जो पकड़ा, हाँ, वो उसको पुलिस जो पकड़ाया है, वो साथ में भी दिलदार भी था, वो पुलिस लोग पकड़ाया है उसी को, तो उसको पता चला कि रेबिका ही है। हमारे क्षेत्र से बांग्लादेश की सीमाएं बहुत नज़दीक है, तो उधर से काफ़ी बांग्लादेशी लोग इधर आके किसी बहाने कपड़ा बेचने के बहाने किसी बहाने से आते हैं, बच्चियों को बुलाते फुलाते हैं, बरगलाते हैं, उससे शादी करते हैं। उसके बाद फिर उसके ज़मीन पर ये लोग नज़र लगाए लगते हैं, उसको अवैध तरीके से दखल करते हैं। ये पूरी तरह से एक टारगेट करके आदिवासी बच्चियों के साथ मिलते हैं, उनके साथ गलत संबंध करते हैं और उनको बहला फुसला करके अपने बिरादरी में लेने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, और इस तरह से फिर उनको धर्म से अलग कर देते हैं, अपने समाज से अलग कर देते हैं। तो संथाल परगना में पिछले कई सालों में हो रही जिहाद वाली कहानी में सिर्फ दुल्हन जिहाद नहीं है, जमाई जिहाद भी है, जिसे दुल्हन जिहाद का नेक्स्ट लेवल कह सकते हैं। इसमें सिर्फ शादी नहीं होती, सिर्फ ब्रेन वॉश नहीं होता, सिर्फ लड़कियों से धोखा नहीं किया जाता, बल्कि पूरा का पूरा इलाका बसा दिया जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि संथाल परगना के सभी जिलों में जमाई टोला बसा हुआ है। जमाई टोला खास मोहल्ला होता है जिसमें ज्यादातर गैर आदिवासी लोग हैं। आदिवासी लड़की से शादी करने के बाद जमाई टोला में मुस्लिम लोग ज्यादातर रहते हैं। आदिवासी लड़की से शादी के बाद उसी की जमीन पर ये लोग बस जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, लड़कियों से शादी करके ये पॉलिटिकल सिस्टम का भी हिस्सा हो जाते हैं, ऐसा कुछ नेताओं का भी मानना है। जो ये भी जाता है कि उन लोगों के नाम पे बकायदा जमाई टोला तक बस गया है। ये तो गांव के गांव आप जब जाएंगे तो ये इसीलिए मैंने इस पूरे मामले को लेकर के अभी विधानसभा में तो दर्जनों बार मैंने इस मामले को उठाया कि 1951 की जनगणना और 1952 की मतदाता सूची को आधार बना करके सरकार NRC अपडेशन की प्रक्रिया को प्रारंभ करे। किस नियम का लाभ उठा करके ये कैसे यहाँ के जनजाति समाज की बेटियों के साथ शादी कर रहे हैं, शादी करने के बाद उनकी परिस्थिति क्या हुई है। जमाई टोला वाली सच्चाई को जानने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम ग्राउंड पर पहुंची। झारखंड के साहिबगंज के बोरियो प्रखंड में TV9 की टीम गई और देखिए फिर वहां क्या मिला। लिट्टीपड़ा प्रखंड के कमल घाटी पंचायत में आज़ाद अंसारी की पत्नी सुहागिनी मरांडी, वो भी आदिवासी महिला थी और वो भी वहाँ की मुखिया बनी हुई थी। तो हमारे आदिवासियों के लिए जो आरक्षण प्राप्त है वो आरक्षण का लाभ गैर आदिवासी ले रहे हैं, खासकर एक समुदाय विशेष के लोग ले रहे हैं। अवैध बांग्लादेशी सिर्फ दुल्हन बनाओ और जमाई बनाओ वाली स्ट्रेटेजी पर काम नहीं कर रहे हैं। डेमोग्राफी बदलने के लिए वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो वोटर ID कार्ड से लेकर अपना आधार कार्ड तक बनवाते हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब साहिबगंज के उधवा ब्लॉक के रहने वाले रियासुद्दीन का मामला हाईलाइट हुआ। रियासुद्दीन का दावा है कि 2006 में कुछ मुसलमान उनके पड़ोस में आकर रहने लगे।
2009 में चुनाव के दौरान उन्होंने वोट देने की लाइन में जब उनको लगे देखा तो वो हैरान रह गए। जो व्यक्ति 3 साल पहले ही आया इस इलाके में, वो यहाँ का वोटर कैसे बन गया? उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की। जांच हुई तो पता चला कि जो लोग उसके पड़ोस में रह रहे थे वो बांग्लादेश के थे। रियासुद्दीन की शिकायत पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने रियासुद्दीन को डराया, धमकाया और उसकी जमीन पर कब्जा भी कर लिया। रियासुद्दीन को साहिबगंज में अपना घर बार छोड़कर पश्चिम बंगाल में जाकर रहना पड़ रहा है। हालांकि रियासुद्दीन ने हार नहीं मानी है और बांग्लादेश से इनका वोटर आईडी कार्ड मंगवा लिया है। यानी पकड़े गए अवैध बांग्लादेशी का भारत में भी वोटर आईडी कार्ड है और बांग्लादेश में भी है। दोनों जगहों पर वो वोट डाल सकता है। दोनों वोटर कार्ड में उसका नाम अता उर्र है। ये मामला अब भी कोर्ट में चल रहा है। फिलहाल हम बांग्लादेशी बहुत अत्याचार किया है, इसलिए हम उन लोग का ऊपर एफआईआर दर्ज किए और उन बांग्लादेशी को जो साथ दे के देश को लूट रहा है उन लोग की भी हम अभियुक्त करके बांग्लादेशी का साथ एफआईआर दर्ज किए। बांग्लादेशी को जेल भेजवाए। ये मामला है सर, आखिर मेरा जान के पीछे पड़ गया। हमको आखिर गांव छोड़ के लगभग 4.5 साल से हम पश्चिम बंगाल में रहते हैं और बांग्लादेश से हम सर उसका एक वार्ड का 1240 आदमी का बांग्लादेश से बाईपोस्ट द्वारा कमिश्नर से हम लिस्ट मंगवा के कोर्ट में ओरिजिनल दाखिल कर दिया। तो आप सोचिए किस तरीके की साजिश चल रही है। एक शख्स जिसका वोटर कार्ड में नाम, वोटर कार्ड उसका बांग्लादेश का भी बना हुआ है और उसका एक वोटर कार्ड भारत में भी बना हुआ है। एक तो संथाल परगना में अचानक मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है। साथ ही साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि इस इलाके में पिछले कुछ समय में आधार कार्ड बड़ी तेजी से बन रहे हैं। डैनियल डेनिश नाम के याचिकाकर्ता ने झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने इस बात की जांच की मांग की है कि इस पूरे इलाके में अचानक इतने ज्यादा आधार कार्ड क्यों बनने लगे। कोर्ट ने इसकी जांच के आदेश भी दिए। तो आधार बनाने वाले की संख्या उन डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी अधिक है, जबकि रांची जो झारखंड की राजधानी है वहाँ पर आधार कार्ड होल्डर की संख्या उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाई है जितनी तेज़ी से उन डिस्ट्रिक्ट में बढ़ी है जो बहुत ही पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो ये साफ साफ है जांच का विषय है कि उन बॉर्डर इलाके में कैसे है आधार बनवाने वाले की संख्या बढ़ी है और ये निश्चित तौर पे कहीं न कहीं इस ओर इंगित करता है कि बांग्लादेशियों के घुसपैठ के कारण वहाँ पर आधार बनने की संख्या वृद्धि आई है। ऐसा नहीं है कि डेमोग्राफी बदलने की ये बात सिर्फ स्थानीय स्तर पर है। झारखंड में यह बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। कुछ हफ्ते पहले जब अमित शाह देवघर में एक रैली के दौरान पहुंचे थे तब उन्होंने कहा था कि झारखंड में तेजी से डेमोग्राफी बदलने की कोशिशें हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि कई इलाकों में 30% से ज्यादा डेमोग्राफी बदली जा चुकी है, लेकिन झारखंड सरकार खामोश है। आपको आज अमित शाह का वो बयान भी सुनना चाहिए। हेमंत बाबू सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, मत बैंक की लालच में यहां की जनसांख्यिकी भी बदल रहे हैं। डेमोग्राफी चेंज हो रही है। घुसपैठिया घुसाकर आदिवासी और पिछड़े बहुल एरिया क्षेत्र में आदिवासियों की और पिछड़ों की संख्या कम हो रही है। घुसपैठिए घुसकर आदिवासियों की जमीन हथिया रहे हैं। आदिवासी बच्चियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं और ये वोट बैंक की लालच में मुस्कुराते हुए हेमंत सोरेन इसको देख रहे हैं। तो जमीन पर कब्जा करके डेमोग्राफी चेंज करना अब एक मॉडल है जिसे हम जिहादगंज मॉडल कह रहे हैं। इसके लिए अवैध बांग्लादेशियों ने लव जिहाद का एक्सटेंशन किया है। इसके तहत ये किसी आदिवासी लड़की से शादी कर लेते हैं जिससे पत्नी की जमीन पर कानूनी रूप से इनका कब्जा नहीं होता, लेकिन ये उन जमीनों का इस्तेमाल अपने हिसाब से करने लगते हैं। कई बार ऐसी जगहों पर मस्जिद और मदरसे बन जाते हैं और फिर धीरे धीरे उस इलाके में मुस्लिमों की संख्या बढ़ने लगती है। यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि शादी करने से उनका मालिकाना हक तो नहीं होता, लेकिन इस्तेमाल वो अपने लिए ही करते हैं। कुल मिलाकर ये बहुत गंभीर मामला है और हमारी इस इन्वेस्टिगेशन का मकसद यही था कि इसकी गहराई से जांच करवाई जाए ताकि पूरा सच सामने आ पाए और बांग्लादेशी घुसपैठियों का ख्वाब पूरा ना हो पाए।